खाली हिंदी मीडियम वालों को ध्यान में इसमें जो है सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन होकर सिंगल सेल जाइगोट बनता है जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के संयोग से एम्पुला, और ये कहाँ पर संयोग कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप देख रहे हैं और इसमें दिखाया भी गया है एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब। इस जगह पर, जहाँ पर इसे बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। और आगे होती है फिम्बरी, है ना। फिम्बरी के बाद होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद होता है एम्पुला, एम्पुला के बाद होता है इस्थमस, और इस्थमस के बाद होता है इंटरस्टिशियल ट्यूब, ठीक है। तो 4 नाम होते हैं इसमें, फिम्बरी, ठीक है। उसके बाद होता है इनफंडिबुलम, इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम, पूरी स्पेलिंग इसमें नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। उसके बाद एम्पुला आता है, फिर इस्थमस आता है, इस्थमस, ये इस्थमस हो गया, और उसके बाद इंटरस्टिशियल ट्यूब आता है, ठीक है। ये सब इसमें रहेगा। तो बेटा जरा आवाज नहीं हुआ। फिम्बरी, उसके बाद इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस, फिर इंटरस्टिशियल ट्यूब, ये 4 फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होने के बाद एम्पुला में स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो रेड कलर में आपको स्पर्म दिख रहा होगा, रेड लाइन से वो स्पर्म का पाथवे है, और ब्लैक कलर में आपको जो पाथवे दिखाई दे रहा है एरो में, वो सेकेंडरी oocyte का पाथवे है। तो इस जगह पर आके ये फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। आप फैजान भी पूछ रहा था उस समय, तो सबसे बाहर जो सर्कल बना हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte ग्रेफियन फॉलिकल से, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होती है। और जब ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होती है तो साथ में अपने साथ कुछ सेल्स भी लेके आती है, जो आपको ये गोल गोल जो सेल्स दिखाई दे रही है सारी, है ना, ये सारी की सारी सेल्स क्या कहलाती है? कोरोना रेडिएटा, ये कहलाते हैं कोरोना रेडिएटा। और स्पर्म को सबसे पहले जो सामना करना पड़ता है वो कोरोना रेडिएटा का करना पड़ता है। उसके बाद जोना पेलुसिडा की लेयर है जो रेड कलर में बनी हुई है इस तरह से चारों ओर। उसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। और उसके बाद विटेलस, जो फ्लूइड होता है विटेलस बोलते हैं। और यहाँ पर आके जो स्पर्म की जो पूंछ होती है वो डिसअपियर हो जाती है, केवल क्या रहता है? इसका न्यूक्लियस रह जाता है ना, मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और वो यहाँ पर आके मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो एक ये छोटा उसमें है, तो इसी को मैंने पूरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जब क्लास में आएंगे तो और अच्छे से बता दूंगा। तो यही चीज यहाँ पर दी हुई है। तो आधुनिक दृष्टि से स्पर्मेटोजोआ एवं सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन होकर एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। बनना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में संयोग कहाँ पर होता है? एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? ओव्यूलेशन में स्त्री के किसी ओवरी के मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के फट जाने से, यानी ग्रेफियन फॉलिकल्स हर समय प्रक्रिया चलती रहती है, बनने की प्रक्रिया। मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन उसमें oogenesis में कि ये प्रक्रिया गर्भावस्था में ही फीमेल चाइल्ड में स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो उसका डेवलप ओवरीज बनती है उनमें ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो ओव्यूलेशन में स्त्री के किसी ओवरी की मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल के फट जाने से सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। इस सेकेंडरी oocyte के पेरीविटेलाइन स्पेस में फर्स्ट पोलर बॉडी उपस्थित रहती है। तो पोलर बॉडी कहां पर रहती है? यहाँ पर आपको देख रहे होंगे फर्स्ट पोलर बॉडी आपको दिखेगी इस जगह। ये क्या है? फर्स्ट पोलर। जोना पेलिसोडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस कहलाता है, जो ये वाला जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। तो इसमें क्या रहती है? फर्स्ट पोलर बॉडी उपस्थित रहती है। और इसके चारों ओर जोना पेलिसोडा के साथ इसके बाहर फिर कोरोना रेडिएटा का आवरण होता है, ये लिखा हुआ है इसमें। सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है।
उनके बाद पुरुष के शुक्राणु स्त्री की योनि एवं गर्भाशय में होते हुए गर्भाशयी नाल यानी फैलोपियन ट्यूब में शीघ्र ही पहुंच जाते हैं, परंतु ये अपनी मूल दशा में सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। यानी जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो ऐसा नहीं एकदम फर्टिलाइज करते हैं, उनको फर्टिलाइजेशन के तैयार होने के लिए एक समय लगता है ना, उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन, यानी अपने को उसके योग्य बनाने के लिए, क्योंकि सारे स्पर्म निकलते ही वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से, और वो उनको उसको जो फ्लूइड जो चिपकाए हुए है उसको उससे हटने में करीब 7 घंटे का समय लगता है, तब वो जाके तैयार होते हैं और उसमें तब वो उस फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो पाते हैं। ये लिखा है इसमें, फर्टिलाइजेशन के लिए योग्य होने के लिए उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कहते हैं कैपेसिटेशन कहते हैं। इस परिवर्तन का जो समय है वो 7 घंटे का है, तो 7 घंटे लग जाते हैं स्पर्म को इसी प्रक्रिया के लिए रेडी होने में। एकदम से जाके सीधे फर्टिलाइजेशन के लिए सीधे घुस के सीधे फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच जाते, पहले कुछ समय तक पड़े रहते हैं 7 घंटे तक, और उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। इसमें शुक्राणुओं के एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर तथा कोशिका कला की कुछ प्रोटीन हट जाती है। यानी मैंने बता चुका हूँ आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्पर्म का जो हेड होता है ऊपर एक सबसे आगे वाले सिरे पर क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे इसमें इस जगह पर ये लेयर होती है एक्रोसोम की, जो ब्लू कलर में मैंने बनाई है, ठीक है। इसे एंजाइम रिलीज होता है वो क्या काम करता है, वो जॉना पेलोसिटा की जो लेयर है उसको गला के या टीयर करके वो अंदर एंट्री कर जाता है। एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर तथा कोशिका कला की कुछ प्रोटीन हट जाती है। कई सौ समर्थकारी शुक्राणु सुगमता पूर्वक प्रसारण किरीट लिखा हुआ है इसमें, कोरोना रेडिएटा से बोलते हैं इसको, आप मत लिखिएगा प्रसारण किरीट, इसको मैंने हिंदी वाले से लिया था, इसको हटा दीजिएगा। सुगमता पूर्वक कोरोना रेडिएटा को भेद कर, अभी भी लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अटेंडेंस जरूर भेज देना मुझे इसके बाद, ठीक है। को भेदकर जोना पेलोसिटा तक पहुंचकर चिपक जाते हैं। फिर शुक्राणुओं के एक्रोसोम से एक्रोसिन नामक एंजाइम मुक्त होकर जोना पेलोसिटा के स्तर को अपघटित कर देता है, अतः शुक्राणु अंड कोशिका यानी सेकेंडरी oocyte के विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो ये सब मैंने लैंग्वेज लिख दी, समझ जिससे आप लोग समझ सके। इंग्लिश में लिखा रहता है फिर आपको नहीं समझ में आता, एक बार समझ में आ जाए फिर आप दोनों वर्जन में आप लिख सकते हैं उसको, जैसे आपको सही लगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ज्यों ही किसी शुक्राणु का इस कला यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन से संपर्क होता है, सेकेंडरी oocyte कुछ एंजाइम मुक्त कर जोना पेलोसिटा के स्तर को अन्य सभी शुक्राणुओं के लिए अवरुद्ध कर देती है। तो जोना पेलोसिटा एक तरह का आवरण बना लेती है, जैसे इसमें स्पर्म एंट्री करता है, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है, तो उससे कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज होते हैं कि जो अन्य शुक्राणु है वो क्या हो जाएंगे, स्पर्म से वो डिजेनरेटेड हो जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे। तो कुछ प्रोटीन के रिएक्शन के कारण सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के संपर्क में आने वाला पहला शुक्राणु मेम्ब्रेन से चिपककर सेकेंडरी oocyte सेल में घुस जाता है, और इस शुक्राणु के सेकेंडरी oocyte में घुसते ही सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट होकर सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि पता है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन में फंसी रहती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान ही ये सब बनना शुरू हो जाता है। उसमें केवल जो स्टेज है सेकेंड मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट नहीं होता है ना। मैंने आपको oogenesis बताऊंगा, उसमें देखेंगे सेकंड म्यूटिक डिवीजन में, और उससे पहले दूसरी स्टेज होती है चाइल्डहुड स्टेज से पहले, है ना, तो वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाती है। और लास्ट में भी जब डिवीजन होता है तो सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है तो उसका सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, तो वो जैसे ही स्पर्म उसमें एंट्री करेगा उनका सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तथा यह बड़ी ओवम सेल और छोटी सी सेकेंडरी पोलर बॉडी में विभक्त हो जाती है। तो इसमें एक और पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी तो थी, और जैसे ही दोनों प्रोन्यूक्लियस मिलते हैं तो एक पोलर बॉडी और बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, मियोसिस सेकंड में सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। क्योंकि इसमें जो मैंने बताया कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्म कम मिल पाता है ना।
तो नहीं तो ऐसे कई सारे oocytes बन जाएंगी, तो oocyte एक ही रहती है ना, तो इसीलिए वहां पर सेकंड पोलर बॉडी डेवलप हो जाती है एक और। अंडाणु इसमें ओवम के केंद्रक के हैप्लॉइड ग्रुप के गुणसूत्र में विभाजन की तैयारी में एक रेखा पर सज जाते हैं और इस केंद्रक को अब फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। इसकी ओर बढ़ते हुए शुक्राणु का केंद्रक भी कुछ बड़ा होकर इसको सिनगेमी हो जाती है। सिनगेमी यानी दोनों जब प्रोन्यूक्लियस मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिलेंगे उसे बोलते हैं सिनगेमी। तो डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस बन जाता है और इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया आपको इस डायग्राम में दिखेगी, आपको कैसे कैसे हो रही है और अलग अलग स्टेजेस कैसे बन रही है ना। तो पहले ओवम है, फिर 12 से 24 घंटे बाद लगते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, फिर पहले फर्स्ट डे बनता है जायगोट, सेकंड डे 4 सेल स्टेज, डे 3 में बनते हैं 8 सेल स्टेज, डे 4 में आप देखेंगे मोरुला बनता है जो ठोस बॉल होती है, और लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट बनती है जिसमें मैंने बताया था जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, और इस तरह से ये यहाँ पर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ पर आप जो एक डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहाँ इम्प्लांट हो गया, एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम के लेयर में यहाँ पर ये इम्प्लांट हो रहा है। क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट की जो बाहर की लेयर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। तो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से क्या निकलते हैं, इस तरह के सेंसिटिव प्रवर्ध निकलते हैं, प्रोसेस निकलते हैं जो इसको ओवम को फर्टिलाइज एग को पूरी तरह से अंदर, ये मैंने क्लास में सब बता दिया था, एक बार इसको फिर से यहाँ पर किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कैसे इसमें अंदर धस गया, तो इसको बड़ा करके यहाँ पर इस जगह स्क्रीन पर दिखाया। तो 6 से 6वें से 7वें दिन या ज्यादा 8वें दिन नहीं, 7वें 8वें दिन तक ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वीक के अंदर ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट। और जैसे ही इसमें सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट डेवलप होती है तो उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी एचसीजी यूरिन में आने लगता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। स्पर्म कैसे इसके अंदर आ रहे हैं, जोना प्लेटा की लेबर जो मैंने भी बनाया हुआ है, डायग्राम बुक्स में दिया हुआ है, देख सकते हैं पूरा। इसमें 2 पोलर बॉडीज आपको दिखाई देंगी, इसमें कैसे बन रही है, कैसे जाइगोट बन रहा है, सारे इसमें डायग्राम दिए हुए हैं, मैं नोट्स आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस चारों डायग्राम में ट्रोफोब्लास्ट और अंदर का है एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना। तो ये जो है जो अंदर वाली लेयर है वो क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना, और बाहर की जो सेल की लेयर है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। तो इसी जहां पर एम्ब्रियोनिक पोल बोलेंगे, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक पोल। जहां पर एम्ब्रियोनिक सेल्स का कलेक्शन है तो वो वाला एम्ब्रियोनिक पोल, उसी तरफ से ये कहाँ यूटेराइन एपिथेलियम में जुड़ जाएगा। और जो स्ट्रोमा है अंदर का जो एरिया वो क्या कहलाएगा, डेसिडुआ कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर्स होती है ना, एक तो होती है कॉम्पैक्टम लेयर होती है, स्पंजियोसम होती है, और तीसरी होती है बेसिलिस, है ना। स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पंजियोसम और स्ट्रेटम बेसिलिस, तो 3 पार्ट में डिवाइड। तो पहले कॉम्पैक्टम में फिर स्पंजियोसम में ये धस जाता है। तो इसमें देख रहे हैं आप फाइब्रिन डिपॉजिट हुआ है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सब इसमें दिखाया गया है डायग्राम में। आप देख रहे हैं कैसे करके इसमें अंदर की तरफ और पूरी तरह से ये इम्प्लांट हो गया है। इस वाले डायग्राम में आप जो देखेंगे, इसमें देखेंगे पूरी तरह से ये अंदर जा चुका है ना। एमनियोटिक कैविटी यहाँ पर डेवलप हो गई है इस तरह से, इस जगह डेसिडुआ। अब जो यूटेरस का जो एरिया एंडोमेट्रियम क्या कहलाएगा, डेसिडुआ कहलाएगा। यूटेराइन एपिथेलियम डिसअपीयर हो गई थी, वो फिर से दोबारा से फॉर्म हो गई और इधर एम्ब्रियोनिक डिस्क डेवलप हो गई यहाँ पर। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक कैविटी भी बनके तैयार हो गई। तो इम्प्लांटेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको भी मैंने यहाँ पर, और अंग्रेजी वाला आपको यहाँ पर है ये बुक्स में जो दिया हुआ है। ठीक है, जो इंद्रवीर सिंह है उससे लिया गया है डायग्राम।
जो आप देख रहे हैं इंद्रवीर सिंह की किताब आती है एम्ब्रियोलॉजी, उससे लिया गया है पूरा ये, ठीक है। लगभग 1 घंटे बाद जायगोट का क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है। क्लीवेज यानी वो विदलन बोलते हैं इसको, विखंडन। ये सेल्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होंगी, लेकिन साइज में इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि जोना प्लासिडा की लेयर उसका साइज नहीं बढ़ने देगी, लेकिन डिवीजन होता रहेगा, माइटोसिस होती रहेगी। तो फर्टिलाइजेशन के लगभग 1 घंटे बाद जायगोट का क्लीवेज प्रारंभ हो जाता है और चौथे दिन समाप्त, कौन ज्वाइन हो रहा है, चौथे दिन की समाप्ति तक 4 बार के माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप 16 छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स का गोल सा भ्रूण बन जाता है, जिसे मोरूला कहते हैं। मोरूला माप में लगभग जायगोट के बराबर ही होता है। इसका निर्माण होते होते गर्भाशय के यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाता है और ठोस मोरूला में आउटर लेयर और इनर लेयर 2 बन जाती है। तो आउटर लेयर को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर को बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। गर्भाशय में पहुंचते ही गर्भाशय की गुहा यानी यूटेराइन कैविटी का पोषक तरल यूटेराइन मिल्क जोना पेलुसिडा से रिसकर भ्रूण के भीतर जाने लगता है और इस प्रकार मोरूला की आउटर सेल मास और इनर सेल मास के बीच एक पोषक तरल से भरी बड़ी सी गुहा बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसील बोलते हैं। और अब इनर सेल मास एक पोल पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, तथा इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाता है, तो जो सीधे गर्भ के निर्माण में भाग लेता है। आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट कहलाता है, जो गर्भापोषण लिंग यानी गर्भपोषण लिंग में भाग लेता है। इस प्रकार मोरूला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जोना पेलुसिडा की लेयर भी डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, बाद में डिसअपियर हो जाएगी, अब इसका साइज बढ़ने लग जाएगा। तो सब इसमें पूरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है सारा। फिर क्या है, और मैंने यहाँ पर लेयर लिखाई है एंडोमेट्रियम की, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पंजियोसम और स्ट्रेटम बेसिल, ठीक है, इसमें भी दिखा दिया। तो ब्लास्टोसिस्ट कुछ ही समय तक यूटेराइन कैविटी में उपस्थित यूटेराइन मिल्क में तैरता रहता है और इस अवस्था में यूटेराइन मिल्क रिसकर ब्लास्टोसिस्ट में अधिक मात्रा में घुस जाता है। तो इससे क्या होता है, ब्लास्टोसील के विस्तार के कारण ब्लास्टोसिस्ट बड़ी हो जाती है और इसके ऊपर ढकी ट्रोफोब्लास्ट सेल में विभाजित होकर संख्या में वृद्धि करती रहती है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट की एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ से ट्रोफोब्लास्ट सेल यूटेरस की डेसिडुअल वॉल में चिपक जाती है, यानी जो एपिथेलियल लेयर थी एंडोमेट्रियम की, उसमें चिपक जाती है। यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट के 2 स्तरों में विभाजन होता है, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये आपको डायग्राम में सब दिखेगा, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट से लगा हुआ, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट से चिपकी रहती है एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। नीचे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंडोमेट्रियम को इरोड करते हुए ब्लास्टोसिस्ट को स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम से जोड़ देते हैं या चिपका देते हैं। इस प्रकार निषेचन के 8वें दिन इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं तक है आपका ये आज।